तेरे इश्क में पार्ट 1। नंदिनी सो रही थी। घड़ी की टीक 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 आवाज पूरे कमरे में छा रही थी। अभी फरवरी का महीना चल रहा था तो गुलाबी ठंड की लहर चल रही थी। सर्दी का मौसम था तो किसी का भी अपने बेड से उठने का मन नहीं करता। वही हाल नंदिनी का था, पर उसका फोन बार बार रिंग किया जा रहा था। उसने बिना देखे फोन उठाया और कहा, अब की बार अगर फोन किया ना तो मैं टिकट कैंसिल करवा दूंगी। सामने उसकी दोस्त जिया थी। उसकी शादी थी, सारे दोस्त आ गए थे सिवा नंदिनी के। तो वो बार बार कॉल करके ये पूछ रही थी कि वो कब आएगी। करीब 50 से भी ज्यादा कॉल कर लिए थे उसने, और यही बात मैडम को इरिटेटिंग लग रही थी। जिया ने कहा, जब तक तू जयपुर नहीं पहुंच जाती तब तक कॉल करती रहूंगी, समझी? बोल कब तक आएगी? नंदिनी ने कहा, अरे थोड़ा काम है, वो खत्म करके 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ओके चल फोन रख, अभी पैकिंग करनी है मुझे। जिया, अभी पैकिंग बाकी है। नंदिनी की बच्ची एक बार आ, तू छोड़ूंगी नहीं तुझे। और चिढ़कर वो फोन रख देती है। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। नंदिनी और जिया, संध्या, काया, नैन्सी, मयंक, ये स्कूल टाइम के दोस्त थे। कॉलेज भी साथ में किए थे। जब MB, BS कंप्लीट हुआ तब सब अपने शहर चले गए। सबने अपने अपने शहर में खुद का क्लिनिक खोला था, तो कोई सरकारी अस्पताल में अपनी डॉक्टरी करता था। नंदिनी साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक थी। उसने देहरादून में अपना क्लिनिक खोला था। सबके साथ वो फोन पर ही बातें करती थी। आज सब 4 साल बाद मिलने वाले थे। सारे दोस्त पहुंच गए। उसके अलावा इसलिए जिया उस पर गुस्साई हुई थी। उसने अपनी पैकिंग की और अपने क्लिनिक पर गई। उसके पेशेंट की फाइल चेक की, अपने स्टाफ को सारी बातें समझाई और कहा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर ले। फिर वो जयपुर के लिए एयरपोर्ट निकल गई। जयपुर, नंदिनी करीब 5:30 बजे जयपुर आ गई थी। उसने बाहर निकलकर जिया को कॉल किया और एड्रेस मैसेज करने को कहा। जिया ने बताया कि उसे लेने के लिए उसका भाई छोटू आया है, तू उसे कॉल कर ले। नंदिनी ने फोन लगाया। छोटू आया और दोनों घर के लिए निकल गए। छोटू दीदी, हम 4 साल बाद मिल रहे हैं। आप तो पहली बार आए हो ना जयपुर? नंदिनी, हाँ, जब तक तुम लोग दिल्ली में थे तब तक आना हुआ, बट अंकल का ट्रांसफर जयपुर हुआ, तब से हम नहीं मिले। कितना खूबसूरत है ये शहर, नंदिनी ने कहा। छोटू, हाँ दीदी, बहुत ही सुंदर है ये जयपुर। इसलिए जीजू ने यह का रिसोर्ट बुक करवाया है और शादी के सारे फंक्शन वहीं होंगे। दोनों नई पुरानी बातें करते रहे और देखते देखते रिसोर्ट भी पहुंच गए। जिया ने गाड़ी का हॉर्न सुना तो वो दौड़ती गेट के पास गई। सब लोग उसे देखने लगे कि ऐसा कौन आया कि ये पागलों की तरह भागी। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा तो वो दौड़कर उसे गले लग गई और दोनों रोने लगी। जिया ने कहा, मेरी जान, आई मिस यू सो 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 मच। नंदिनी ने कहा, सेम टू यू मेरी जान, अब रोना बंद कर, मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। और दोनों एक साथ हंसने लगी। तब तक उसके सारे दोस्त भी आ गए थे। सबको मिलकर आज उसे एक सुकून मिल रहा था। वो अंदर गई, जिया की फैमिली से मिली, उसके ससुराल वालों से भी मिली। सब लोग सिर्फ श्री को ही देख रहे थे, कोई दूर खड़ा शख्स भी। सब राजस्थानी लिबास में थे क्योंकि वो संगीत का ड्रेस कोड था। पर नंदिनी सबसे जुदा लग रही। उसने ग्रे कलर की कॉटन सिल्क की शाइनिंग साड़ी पहनी थी। गले में कुछ भी नहीं पहना था, मगर कानों में बड़े सिल्वर झुमके और हाथों में बैंगल्स पहनी थी। एक हाथ में वॉच थी और बाल खुले थे। आंखों में हल्का सा काजल था। वो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब उसी को देख रहे थे। नंदिनी ने जिया को कहा, जीजू कहाँ है, मिलवाओ मुझे। चल तुम्हें मिलवाती हूँ। और जिया उसे खींच कर ले गई। ये है तेरे जीजू अनुज। और अनुज, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी जान। बीच में ही अनुज बोल पड़ता है। हाँ जी, ये आपकी जान नंदिनी है। फिर अनुज ने कहा, और हम बस ए वे ही, कोई वैल्यू नहीं है, आलू को बराबर और मुंह बिगड़ लिया। नंदिनी ने कहा, क्या जीजू, आप भी आलू के बिना कोई सब्जी थोड़ी अच्छी लगती है? जिया ने नंदिनी को कहा, ये मजाक कर रहे हैं, उनकी बातें दिल पर मत लगाना। अनुज, आपके दोस्त आने वाले थे, कहाँ है? जिया ने अनुज से पूछा। अनुज ने कहा, वो आ गया है, रुको मैं बुलाता हूँ। उसने आवाज लगाई, दर्श चला तेरी भाभी और उसके दोस्तों से मिलवाता हूँ। नंदिनी को कब से लग रहा था कि कोई उसे ही देख रहा है, और जब दर्श नाम सुना और उसी दिशा से किसी के फुटस्टेप की आवाज सुनी और वो जैसे जैसे करीब आते गए
वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट तेज होती गई। वहां संध्या, काया, जिया, नैन्सी और मयंक भी चौंक गए थे। अनुज ने कहा, मुझे पता है वो कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं, पर आप सब ऐसे उसे देखेंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। अनुज की बात सुन के सब अपने होश में आए। तब तक दर्श भी आ चुका था। दर्श ने कहा, हाय, हाउ आर यू, सो मेनी ईयर्स अगो। अनुज ने चौंकते हुए, क्या आप सब जानते हो एक दूसरे को? जिया बोलने ही जा रही थी, पर दर्श ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, प्लीज मत बोलना। जिया ने कहा, हाँ, हम एक ही स्कूल में थे और आपके बेस्ट फ्रेंड के सीनियर थे। अनुज ने कहा, वाह यार, ये तो पुरानी पहचान निकली। दर्श ने सबसे हाथ मिलाए बातें की। वो नंदिनी के पास आया और कहा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, नंदिनी ने कहा। दर्श ने अपना हाथ आगे किया। वो हाथ मिलाना चाहती नहीं थी, पर सब आस-पास थे तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों को जैसे करंट लगा हो। कुछ अजीब पर मीठा एहसास हुआ। तभी जिया की आवाज सुनाई दी और दोनों ने अपना अपना हाथ खींच लिया। तभी जिया ने कहा, चलो, हमें डांस प्रैक्टिस करनी है। तू हमारी डांस प्रैक्टिस देख, तेरा तो कोई पार्टनर है नहीं। नंदिनी ने कहा, पर ये चारों है ना मेरे पास। जिया, नहीं, ये लोग भी मेरे साथ ही डांस प्रैक्टिस करेंगे। मयंक और काया, नैन्सी और संध्या। नंदिनी ने मुंह बिगाड़कर कहा, जाओ, मेरे पास फोन है। सब लोग डांस प्रैक्टिस करने चले गए। नंदिनी ने एक चेयर ली और वो जिया और बाकी सबका डांस देख सके, इसलिए वो ठीक उनके सामने बैठ गई। उसके दूसरी ओर ठीक उसके सामने दर्श बैठा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं, पर नंदिनी को थोड़ा अजीब लग रहा था। नंदिनी वहां से खड़ी हुई। दर्श और नाच गाने के शोर शराबे से थोड़ा दूर जाके पेड़ के नीचे बैठ गई। 6 साल पहले प्रिंसिपल की ऑफिस में प्रिंसिपल मेम जोर जोर से नंदिनी पर चिल्लाए जा रही थी। नंदिनी मुंह लटकाए बस सुने जा रही थी। मेम ने कहा, हर बार इतनी मस्ती, पूरे स्कूल को परेशान करके रख है तुमने। इस बार तो हद ही कर दी। चिपकू गम लगा दी मिश्रा जी की टेबल पर। उनकी नई शर्ट खराब कर दी। 12वीं में हो, अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई में ध्यान दो, इन नादानियां में नहीं। नंदिनी, सॉरी मेम, मैंने जानबूझकर नहीं चिपकाई थी, हड़बड़ाहट में हो गया था। मेम दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो, आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं। वो भी इसलिए कि तुम्हारी वजह से स्कूल हर बार सारे स्पोर्ट्स में अव्वल स्थान प्राप्त करता है। और स्कूल में जाओ अब तुम, और ध्यान रखना तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, बहुत आगे जाओगी। बस शरारतें कम कर दो। वो प्रिंसिपल की केबिन से मुंह लटकाए निकल गई और स्कूल के ग्राउंड में अपने दोस्तों के पास आती है। मयंक ने उसे पीछे से मारते हुए कहा, क्या हुआ? नंदिनी, सालों तुम्हारी वजह से डांट मुझे पड़ती है और समझ नहीं आता मेम तारीफ करती है या डांटती है। संध्या ने कहा, यार तू फंस भी जाए तो आसानी से निकल जाएगी, और हम कुछ भी करें तो हमारी कंप्लेन हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। ओ, इसलिए बलि का बकरा मैं बनूं हर बार, वो अपना मुंह बिगाड़ती है। जिया ने कहा, छोड़ो यार, चिल करो। कुछ तूफानी करते हैं। काया और नैन्सी साथ में, हाँ चलो। मयंक, वो तो ठीक है, पर क्या करे? नंदिनी, जो भी करो मुझे इन्वॉल्व्ड मत करना, मैं जा रही हूं क्लास में, बाय। जिया ने उसका हाथ खींचा। क्या है? नंदिनी ने चीखते हुए कहा। जिया, चल ना यार, कुछ करते हैं। हम ऐसा कुछ करेंगे जो सिर्फ हमें ही मजा आए और कोई परेशान भी ना हो। वो लोग सोचने लगे। मयंक ने कहा, चलो मुर्गा बनाते हैं किसी का। काया ने कहा, यार कोई बचा ही नहीं जिसको हमने परेशान न किया हो। अब कोई हमारे झांसे में नहीं आएगा। है एक बंदा, संध्या ने कहा। कौन? सब साथ में बोल उठे। दर्श, शीना का बॉयफ्रेंड। सब नंदिनी की तरफ देखने लगे। नंदिनी ने कहा, ना बाबा ना, वो खड़ूस। क्या तुम लोग मेरी अर्थी उठवाना चाहते हो? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं जा रही हूं। ओके चलो बाय। जिया ने कहा, यार सिर्फ झूठ मूठ का प्रपोज करना है बस। सब ने मुश्किल से नंदिनी को मनाया। तभी नंदिनी ने कहा, वो तो 1 महीने से भी ज्यादा हुआ, स्कूल आया ही नहीं। सब उसके सामने देखने लगे। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे मैंने शीना को भी करीब 1 महीने से नहीं देखा, इसलिए कहा। ओके, सब एक साथ बोले। नंदिनी ने मन में ही राहत की सांस ली। मयंक ने कहा, ओके तो चलो, मैं गेट पर जाता हूं, जैसे ही वो आए उसे लेकर आ जाऊंगा। और नंदिनी, तू चिंता मत कर, हमें लगा बात बिगड़ने वाली है तो हम कुछ भी करके बीच में आ जाएंगे। ओके। मयंक स्कूल गेट के पास जाके खड़ा रहा। करीब 15 मिनट हो गए थे।
वो जाने ही वाला था कि उसने दर्श को आते देखा। मयंक ने हाथ से इशारा किया तो वो रुक गया। दर्श, वाई स्टॉप्ड मी? डू आई नो यू? मयंक, हाँ, आप हमारे सीनियर थे। मेरी दोस्त को आपका काम है सिर्फ 15 मिनट, फिर आप चले जाना। दर्श ने कहा, ओके चलो, मुझे और भी काम है। मयंक ने मैसेज कर दिया नंदिनी को। नंदिनी अपने हाथ में गुलाब का फूल लेके तैयार हो गई। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी और होठ सूख रहे थे। जैसे ही दर्श को देखा, वो जैसे कहीं खो सी गई। वो दोनों पास आए तो मयंक ने कहा, नंदिनी, तुमको जो बोलना है वो बोल दो। दर्श ने उसे देखकर कहा, तुमको क्या काम है? नंदिनी को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दर्श जैसे जाने को मुड़ा तभी उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, पर बस मुझे अपनी बात कहनी है। अगर आज नहीं कही तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। दर्श उसे देखने लगा। वो क्या बोलने वाली थी, वो भी अब जानना चाहता था। नंदिनी ने कहा, प्लीज माइंड मत करना। और नंदिनी ने बोलना शुरू किया, आज मैंने तुमको 1 महीने 10 दिन 6 घंटे। और वो अपनी घड़ी की ओर देखती है, फिर कहती है, 10 मिनट और 25 सेकंड के बाद देखा है। मुझे मालूम है कि इन सब बातों से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम तुमको लाइब्रेरी में देखा था। तुम कोई इकोनॉमिक्स की बुक ढूंढ रहे थे। मैं सामने से टकराई, तुमने बुक उठाई और सॉरी बोलकर निकल गए। तुम्हारी आवाज इतनी रौबदार थी कि महीनों तक मेरे कानों में गूंजती रही, और आंखें तो मैं जैसे डूब ही गई थी। जब दूसरी बार देखा तो तुम अपने फटफटी लेकर स्कूल में आ रहे थे। पहली बार देखा तुम्हारे अलावा किसी के पास बाइक नहीं थी। कोई लड़का साइकिल लेके तुमसे टकराने वाला था। तुमने वक्त रहते ही ब्रेक लगा दी और वो लड़का तुम्हारा गुस्साई हुई शकल देख के बिना साइकिल ले भाग गया था। मैंने पहली बार गुस्सा देखा था तुम्हारा, और जितनी बार देखा तब खड़ूस ही लगे। हाँ, पर तुम हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। मैंने देखा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा था और तुम्हारे चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ गई थी। पहली बार ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। और एक बात, तुम ज्यादातर व्हाइट कपड़े ही पहनते हो। तुम्हारा जूता नंबर 9 है। तुमको पढ़ना बहुत ही पसंद है और नुक्कड़ की चाय। और तुम दाढ़ी रखते नहीं, पर उसमें बहुत अच्छे लगते हो। और जब पहली बार तुमको गाते हुए सुना तो मैं तुम्हारी फैन हो गई। वो गाना था, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रहना और तुम। मुझे पता है कि तुम मेरे नहीं हो, क्या करूं, फिर भी प्यार हो गया। और वो चुप हो गई। दर्श बस उसे देखता रहा। उसने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इतने साल उसके साथ रहने पर भी शायद उसे इतने अच्छे से नहीं जानती होगी। वो जाने लगा और कहा, तुम्हारी कोई ट्रिक मेरे सामने नहीं काम आएगी। मैं खूब जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। नंदिनी ने कहा, ओ बाबू साहब, बहुत लड़कियों को देखा होगा, मगर मेरी जैसी नहीं। प्यार था तो कह दिया, पर ये नंदिनी आपको वादा करती है कि मुड़कर भी नहीं देखेगी आपको। और एक बात की आपकी शीना है ना, वो आपकी है ही नहीं। मैं दुआ करूंगी कि ऐसा ना हो, पर वो मुझ जैसी नहीं है, मैं तो गारंटी दे सकती हूँ। और वो दर्श के पास से गुजर गई। लास्ट 4 साल से नंदिनी दर्श को पसंद करती थी। उसे देखते देखते कब प्यार हो गया वो उसे खुद भी मालूम नहीं था। नंदिनी ने कभी कोशिश ही नहीं की दर्श उससे बात करे या फ्रेंडशिप। उसे तो एक तरफा प्यार करने में ही मजा आने लगा था। वो जहां भी जाता उसे उस जगह वो फॉलो करती। ये बात अपने दोस्तों को भी वो कभी भी बताने वाली नहीं थी कि दर्श से वो प्यार करती है। पर एक ही पल में बहुत कुछ हो गया था। उसके सारे दोस्त तो ऐसे खड़े थे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। जब वो वहां से जा रही थी तो दर्श उसे देखता ही रहा, पर नंदिनी ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा। उसके सारे दोस्त स्टैचू बनकर खड़े थे। तभी मयंक उसके पीछे भागा और नंदिनी को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? नंदिनी ने चीढ़ते हुए कहा, हॉस्टल। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और जहां बाकी सब खड़े थे वहां ले गया। उसने सबको चुटकी बजाकर कहा, ओ चलो होश में आओ, मूवी खत्म हो गई। तब एक साथ सबके सब नंदिनी को ही घूरने लगे। जिया ने अपना गला साफ किया और नंदिनी को पूछा, क्या था ये? नंदिनी क्या? नैन्सी ने कहा, अरे 10 मिनट पहले जो कुछ बोला वो क्या था? नंदिनी नजरें चुराते हुए बोली, अच्छा वो, अरे कुछ नहीं, बस उसकी थोड़ी खिंचाई करी। तुम सबने तो कहा था। जिया ने कहा, नंदिनी की बच्ची, तूने दर्श को नहीं, हमें मुर्गा बनाया है। तू उसे प्यार करती थी और बताया भी नहीं। काया ने कहा, सच में यार, अब मालूम हुआ कि मुर्गा बनने के बाद कैसी फीलिंग आती है। और वो गाने लगी, बड़े अच्छे लगते हैं
और ये सुन के सब एक साथ हंसने लगे। जिया ने नंदिनी से कहा, तुमने क्यों नहीं बताया ये? क्या बताती कि देखो उस इंसान से मुझे प्यार हुआ है जो मुझे प्यार करता ही नहीं, या फिर ये बताती कि मैं दर्श से प्यार करती हूं, पर एक प्रॉब्लम है कि वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। नंदिनी ने उदास होते हुए कहा। संध्या ने कहा, चलो यार, कोई नहीं, आज से इस बात को इसी जगह ही दफन कर देते हैं और आज के बाद कोई भी दर्श का नाम नहीं लेगा। चलो मुस्कुराओ सब। वो आखिरी दिन था। उसके बाद नंदिनी कभी भी दर्श के सामने नहीं आई थी। वो अपनी यादों में खोई हुई थी। तब उसे लगा कि किसी ने गरम कपड़ा उस पर डाला हो। वो पीछे मुड़ी तो दर्श था। नंदिनी ने गरम शॉल उसे वापस देते हुए कहा, थैंक्स बट मुझे नहीं चाहिए। दर्श ने कहा, सॉरी। नंदिनी, किस लिए? दर्श, उस बात के लिए जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। नंदिनी, वो तो आपने बोल दी, अब क्या? दर्श, क्या तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात कहे आपसे, हम कभी नाराज ही नहीं हो पाए आपसे। अगर हम नाराज ही नहीं थे तो माफ करने की बात ही नहीं आती। दर्श उसे बस देखता ही रहा। वो कहना चाहता था कि नंदिनी, जब से तुम दूर हुई तब से मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही छाई हुई हो, और ये दिल शायद तुम्हें देखने के लिए ही धड़कता है। दर्श बोलने जा ही रहा था कि वहां काया आ गई। तुम दोनों यहां हो? वहां जीजू और जिया तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। नंदिनी ने कहा, चलो मैं आ ही रही हूं। वो काया के साथ चली, पर उसने मुड़कर एक बार दर्श की ओर देखा। जैसे ही नंदिनी ने एक नजर दर्श की ओर डाली, उसकी काजल भरी नजरों ने जैसे दर्श को घायल ही कर दिया। वो भी उसके पीछे पीछे खींचा चला गया। अनुज ने सबको कहा, अटेंशन प्लीज। सब उसकी ओर देखने लगे। अनुज ने दर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आज वो मेरे संगीत में मेरे लिए एक सॉन्ग सुनाएगा। दर्श ने कहा, यार बहुत साल हो गए, मैंने कोई गाना नहीं गाया, प्लीज यार रहने दे। अनुज ने हंसते हुए कहा, यहाँ थोड़ी ना कोई कंपटीशन है, चल शुरू हो जा। दर्श ने देखा तो वहां स्टेज के सामने सब उसका गाना सुनने के लिए जैसे बेताब खड़े थे, पर उसकी नजरें सिर्फ नंदिनी को ढूंढ रही थीं। उसने चारों ओर नजरें घुमाई और जैसे ही नंदिनी को देखा तो गाना शुरू किया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे और वंस मोर कहने लगे। दर्श की नजर सिर्फ नंदिनी पर थी। संगीत शुरू हुआ। कपल डांस हुआ। जिया अनुज का, काया मयंक, संध्या, नैन्सी, उन चारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके माँ पापा सास ससुर सब ने जम के डांस किया। रात के 2 बज गए थे। संगीत समारोह खत्म हुआ। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। जिया ने नंदिनी को अपने ही कमरे में ठहराया था। दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेट गईं। जिया ने नंदिनी को देखते हुए, एक बात पूछूं नंदिनी? नंदिनी, हाँ पूछ। जिया, अभी भी क्या तुम दर्श से प्यार करती हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, पर इतने सालों में कोई पसंद भी नहीं आया, या दिल ने किसी को दिल में आने की इजाजत ही नहीं दी शायद। दिन तो निकल जाता है पर रात कई कई बार नहीं गुजरती। बड़ी बिगड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं। और उसने जिया को कहा, चल सो जा, अगर डार्क सर्कल पड़ गए तो फोटो अच्छे नहीं आएंगे। जिया उसे देखती रही। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पाई। ओके, गुड नाइट, सो जाना, ज्यादा सोचना मत, आराम से उठना, शादी का मुहूर्त शाम का है इसलिए। जिया सो गई थी पर नंदिनी की आंखों से नींद गायब थी और वहां दर्श भी अपनी करवटें बदल रहा था। उसने अपना फोन हाथ में लिया और सुबह 5 बजे का अलार्म सेट करता है और सोने की कोशिश भी। उसने ठान लिया था कि कल वो नंदिनी से बात करके रहेगा। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।